नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी तैयार हो भाई? तैयार ना भी हो तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो आज हमारा लेसन चलने वाला है, मैग्नेट चल रहा था, आज इसकी तीसरी क्लास होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है जो टॉपिक है वो है एमएमएफ। एमएमएफ को समझाने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा एक बार कि जो भी चैनल पर नया है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो भी जरूरी है। जैसे कि आपके लिए क्लास जरूरी है तो हमारे लिए वो सभी जरूरी है। हमें थोड़ा क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। आप हमेशा पूछते रहते हो इससे आपको इतना मोटिवेशन मिलता कहाँ है? इनके लाइक सब्सक्राइबर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? इनके लाइक सब्सक्राइबर से। तो क्या है कि आप करवाइए। और क्या हुआ? अभी कर रहे हो? इट्स ओके, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है एमएमएफ आ रहा है। एमएमएफ को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। हमने विद्युत पढ़ी, क्या पढ़ी थी भाई? विद्युत पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ये हमने विद्युत पढ़ी थी। विद्युत के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट तीन चीजें होती है। क्या क्या? पहली करंट, दूसरी वोल्टेज, तीसरी प्रतिरोध। ठीक है, ये सभी हमने विद्युत में पढ़ा है। अब यहाँ पर ये जो विद्युत में जो मिलती जुलती चीजें हैं वह सभी ये सभी चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है, बस नाम अलग है। ये सभी चीजें, तीनों चीजें हमें यहां भी देखने को मिलेगी, बस इनका नाम अलग रहेगा। यहां पर जो करंट को हम कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? करंट को हम फ्लक्स कहते हैं। यहां पर वोल्टेज को हम ईएमएफ, वोल्टेज होता है ईएमएफ, ईएमएफ को हम क्या कहेंगे? एमएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एमएमएफ कहेंगे। इसके बाद में प्रतिरोध, यहां पर प्रतिरोध को हम रिलेक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेक्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक भाई? क्या बोलते हैं? रिलेक्टेंस कहते हैं। यहां पर सभी के काम आपको पता ही होगा कि यहां पर जो एमएमएफ होता है ये क्या लगाता है? फ्लक्स उत्पन्न कराने में बल लगाता है। एक एमएमएफ एक बल है जो कि फ्लक्स पर लगता है। फ्लक्स जो उत्पन्न होता है ना उसके पीछे लगने वाला बल है एमएमएफ। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पीछे कौन धक्का लगा रहा था? ईएमएफ लगा रहा था। ईएमएफ था तो यहां पर फ्लक्स है जो कि आपका फ्लक्स है, फ्लक्स के पीछे कौन धक्का लगाएगा? यहां पर एमएमएफ लगाएगा। कौन लगाएगा भाई? एमएमएफ धक्का लगाएगा। बस एमएमएफ का काम और फ्लक्स का काम इतना है। दोनों किससे मिलते जुलते पता चल गया? ठीक है, अब यहां पर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के समान यहां पर रिलेक्टेंस होता है। अब रिलेक्टेंस का यहां पर क्या काम है? जिस तरह से धारा के मार्ग में, ठीक है, जिस तरह से धारा के मार्ग में प्रतिरोध बाधा डालता है, कौन भाई? प्रतिरोध बाधा डालता है, उसी प्रकार से यहां पर फ्लक्स के मार्ग में कौन बाधा डालेगा? फाई। फाई के मार्ग में कौन बाधा डालेगा? रिलेक्टेंस। कौन डालेगा भाई? रिलेक्टेंस। बात समझ में आ गई? इन सभी चीजों का पता चल गया भाई। एमएमएफ क्या है, यहां पर हमारे पास फ्लक्स क्या है, रिलेक्टेंस क्या है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद एमएमएफ जो है इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है, वो होती है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मतलब मैग्नेट के द्वारा लगने वाला एक फोर्स। ठीक है, मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम एमएमएफ कहते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर विद्युत चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। जैसे कि विद्युत वाहक बल हो गया तो यहाँ पर चुंबकीय वाहक बल हो गया। भाई है तो बल ही, भाई है तो बल ही। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कौन सी चीज किससे मिलती जुलती है। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? फ्लक्स को उत्पन्न कराने में लगा बल क्या कहलाता है? एमएमएफ कहलाता है। फ्लक्स को कौन भाई? फ्लक्स को उत्पन्न करवाने में लगा बल चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहां पर क्या है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, समझा देता हूं आपको अच्छे से। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है। फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स कहां से कहां जाएगा भाई? फ्लक्स एन से एस की ओर जाएगा। अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि एन से एस की ओर जो फ्लक्स जा रहा है ये अपने आप ही उत्पन्न हो गया, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई भी चीज मान लीजिए उसको उत्पन्न कराने में कोई तो बल लगता होगा, कोई तो ऊर्जा लगती होगी, कुछ ना कुछ तो बल लगा ही होगा। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है, आज तक जब आप आईटीआई में नहीं आए तब तक आपको पता था भाई तारों में से करंट फ्लो होता है, सभी को पता, लेकिन ये थोड़ी पता था कि उसके पीछे वोल्टेज धक्का लगाता है, नहीं पता था ना। तो यहाँ पर भी मैग्नेट में भी क्या है कि ये जो फ्लक्स आपको चारों तरफ नजर आ रहा है, ये फ्लक्स अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहा, इस फ्लक्स के पीछे धक्का लगा रहा है एमएमएफ। इस फ्लक्स के पीछे धक्का कौन लगा रहा है? एमएमएफ। तो इसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट जरूर है भाई, इसको मापते हैं हम, किसी में ना किसी में तो मापते होंगे। तो यहाँ पर एक क्वाइल हो गई, ठीक है, एक मेरे पास क्या होगी? एक छड़ होगी, इसको आप नर्म लोहे की छड़ मान सकते हैं। ये मैंने एक परमानेंट मैग्नेट बनाई है। अब मैं आपको एक अस्थायी मैग्नेट बना करके बताता हूं, मतलब यही चीज समझाऊंगा, कोई ज्यादा अलग चीज नहीं समझाऊंगा। मतलब एक चीज हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट के लिए, दूसरी चीज हम देखेंगे विद्युत चुंबक के लिए। मैं विद्युत चुंबक एक बार बना देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास लोहे की छड़ है। क्या की छड़ है भाई? लोहे की छड़ है, लोहे की छड़। ये मेरे पास लोहे की छड़ है और इस लोहे की छड़ पर मैं कॉपर की वाइंडिंग करता हूं। ये मेरी कौन सी वाइंडिंग होगी? कॉपर की ये वाइंडिंग होगी और यहां से मैं फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देता हूं। और जैसे ही मैं इसके अंदर सप्लाई दूंगा तो मेरे को देखने को मिलेगा कि यहां पर ये जो लोहे की छड़ थी, यहां पर एक और तो एन पोल हो जाएगा और एक और एस पोल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जो बल रेखा निकलेगी अब एन से एस की ओर जाने लगेगी। बताओ, मैग्नेट बन गई? मैग्नेट बन गई अपने पास भाई। ये अपने पास क्या तैयार होगी? ये मैग्नेट तैयार होगी। तो आप एक छोटी सी चीज और बताइएगा मेरे को, यहां पे यदि मैं टर्नों की संख्या को बढ़ाता हूं, ठीक है, टर्नों को मैं किससे डिनोट करता हूं? एन से। ठीक है, टर्नों को मैं एन से डिनोट करूंगा। यदि मैं यहां पर टर्नों की संख्या बढ़ाता हूं तो यहां पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई जितनी आप करंट बढ़ाओगे उतनी टर्न भी बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर जितनी आप टर्न बढ़ाओगे उतनी ही आपको करंट बढ़ानी पड़ेगी। बात तो वही है। तो यहां पर जितने आप टर्नों की संख्या बढ़ाओगे उतनी ही आपको करंट भी बढ़ानी पड़ेगी। और अब एक चीज बताइए, आपने टर्न बढ़ाया, करंट बढ़ी, तो एमएमएफ का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा?
एमएमएफ का मान बढ़ेगा ना भाई, यहां पर टर्न बढ़ चुके हैं, अब एक टर्न अपना और फ्लक्स जनरेट करेगा भाई, टर्न का फ्लक्स और जनरेट होगा, अब एक टर्न बढ़ा फ्लक्स और बढ़ेगा, थोड़ा फ्लक्स और बढ़ जाएगा। मान लो कि पहले 10 वेबर फ्लक्स जनरेट हो रहा था, अब अचानक से 10.1 वेबर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मतलब बढ़ गया। तो ये क्यों बढ़ा? अब ये एक जो बढ़ा है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बल लगाई होगा, कुछ ना कुछ एमएमएफ का मान तो लगाई होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना कि यदि आप यहां पर एमएमएफ, जो कि एमएमएफ को हम किससे प्रदर्शित करेंगे कि भाई एफएम से, ठीक है, एमएमएफ को हम डिनोट करते हैं एफएम से, तो एफएम बराबर यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, एन इंटू आई। यहां पर एन क्या है, एन बराबर क्या हो जाएगा, टर्नों की संख्या, ठीक है, और यहां पर हमारे पास आई बराबर क्या हो जाएगा, धारा, ठीक है। अब समझ गए कि यहां पर एमएमएफ का मान कैसे बढ़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो एफएम का मान होता है, एफएम बराबर जो या मान लीजिए इसकी एक परिभाषा और बन सकती है यहां से, कौन सी परिभाषा, जो हमारे पास एमएमएफ होता है, एमएमएफ करंट और टर्नों की गुणनफल के बराबर होता है। भाई आपने क्या किया, इनका गुणनफल किया, गुणनफल किया, आपको टोटल क्या मिल जाएगा, एफएम मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना, ऐसे एक परिभाषा में और मिल गई भाई, जो हमारे पास एमएमएफ होता है, एमएमएफ करंट और टर्नों के गुणनफल के बराबर होता है। अब टर्न और धारा की संख्या बढ़ाइए, धारा का मान बढ़ाइए, आपका एमएमएफ का मान भी बढ़ जाएगा, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक चीज हमने देखी, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा भाई, एमएमएफ का प्रतीक क्या हो जाएगा हमारे पास, एफएम हो जाएगा। अब मेरे को यहां से क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। अब मैं इस फॉर्मूले से सूत्र बना सकता हूं, सॉरी जो मात्रक होता है मात्रक बना सकता हूं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पर टर्न है, ठीक है, तो एम्पियर टर्न, इसका तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हो गया एम्पियर टर्न, भाई अपन यहां से एम्पियर उठा लिया, टर्न उठा लिया, दोनों को ऐसे कैसे यहां रख दिया, तो यही तो मात्रक हो गया। अब आपको यदि एम्पियर टर्न याद है तो वो ठीक है, इससे आप सूत्र बना सकते हैं, और अगर ये याद है तो इससे आप सूत्र बना सकते हैं। एमएमएफ के बारे में समझ में आया कुछ, एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ समझ में आ गया, प्रतीक याद रखना है, डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो, अगर आपको ये याद आता है तो डेफिनेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एमएमएफ होता क्या है। एमएमएफ मात्र और मात्र एक बल है जो कि फ्लक्स के पीछे लगता है, फ्लक्स को उत्पन्न कराने वाला बल एमएमएफ होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, यहां पर हमारे पास जो मात्रक था, मात्रक से हमने फॉर्मूला बना लिया, और अगर फॉर्मूला है तो मात्रक बना लीजिए। इस तरह से आप ये चीजें बना सकते हैं। इसके बाद में बात आई रिलेक्टेंस की, इसके बाद में बात आई रिलेक्टेंस की। ये आपको जो फ्लक्स से चारों तरफ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, ये फ्लक्स है मान लीजिए, और इस फ्लक्स के मार्ग में मान लीजिए कोई बाधा डालता है, जैसे कि ठीक है लोह चुंबकीय पदार्थों में होता है, तो आपको यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लोहा रख दोगे तो चुंबक की बल रेखाएं जो है ना लोहे के अंदर से ही गुजर जाएगी, ठीक है। ये लोह चुंबकीय पदार्थों का गुण है कि वो अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को जाने देती है। अब यहां पर मान लीजिए आपने अनुचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय आपने पदार्थ ले लिया, मान लीजिए लकड़ी लगा ली, तो इस बल रेखाओं के मार्ग में अब बाधा आएगी या नहीं आएगी, भाई बाधा आएगी। अब यहां पर ये जो बाधा है इसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, रिलेक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस बोलते हैं। ये रिलेक्टेंस किसके समान था, ये रिलेक्टेंस किसके समान था, प्रतिरोध के समान। अब यहां पर हमारे पास जो प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, प्रतिरोध का आर बराबर क्या था भाई, V बटा आई। तो यहां पर आपने V किसको माना है, यहां पर आपने V किसको माना है, सबसे पहली बात तो रिलेक्टेंस को आप प्रदर्शित करोगे Rm से, ठीक है। तो यहां पर Rm जो हो जाएगा, Rm बराबर क्या हो जाएगा, Rm बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटा करंट। तो यहां पर वोल्टेज कौन था, एमएमएफ यानी कि एफएम बटा आई, आई कौन था, फ्लक्स, फ्लक्स को किससे डिनोट करते थे, फाई से, तो यहां पर ही हो गया फाई। ये अपने पास क्या आ गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया, आरएम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया भाई, आरएम। आरएम कौन, रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आते ही मैंने आपको हमेशा बताया कि आप मात्रक इसका आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आरएम का जो आपके पास रिलेक्टेंस जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आरएम बराबर, आरएम बराबर एफएम का मात्रक उठाइए सबसे पहले, एम्पियर टर्न। भाई ये अपने पास किसका मात्रक था, प्रति, यहां पर जो फ्लक्स था, फ्लक्स का मात्रक, तो यहां पर आपको जो टोटल मात्रक मिल गया, पूरा मात्रक जो मिल गया वो क्या मिल गया, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये आपके पास क्या आ गया, ये इसका मात्रक आ गया। समझ में आ गया रिलेक्टेंस क्या होता है, रिलेक्टेंस फ्लक्स के मार्ग में बाधा डालता है, इसको हम आरएम से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला एफएम बटा फाई होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, यहां पर समझ में आया कुछ। इसके बाद में हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए नाम बहुत बड़ा है ना इसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, एक बल है, ये क्या है, एक बल है। ये मान लो कि आपके पास ये मैग्नेट आपको नजर आ रही है, ये मैग्नेट नजर आ रही है आपको, मैग्नेट नजर आ रही है, मैग्नेट नहीं डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। यहां पर ये जो बल रेखाएं फैली हुई है ये क्या कहलाते हैं, इसको
ये जो बल रेखाएं फैली हुई है इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। भाई मैं जो है मेरे गांव में रहता हूं, तो वो कहते हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो मेरे गांव में आके कोई मेरे से चूचपाट ज्यादा करेगा तो भाई मैं सुनूंगा थोड़ी? नहीं सुनूंगा ना। क्यों? क्योंकि मैं तो वहां शेर हूं। तो ये क्या है? ये इस मैग्नेट का क्षेत्र है भाई। ये इस मैग्नेट का एरिया है, ठीक है? ये मैग्नेट का क्षेत्र है। इस मैग्नेट के क्षेत्र में आंखें बंद करो और ये पॉइंट, यहां मेरी उंगली पड़ी है, ठीक है? यहां मेरी उंगली पड़ी है। इसे मैं नाम देता हूं एम। क्या नाम देता हूं? एम। सोचना नहीं है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है। मैं इसको एम नाम दे रहा हूं और इस एम को मैं एकांक उत्तरी ध्रुव बोलता हूं। क्या भाई? एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है? एकांक उत्तरी ध्रुव में इसे बोल रहा हूं, इस एम को। इतनी बात समझ में आई? मैंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके इस मैग्नेट के क्षेत्र में कहीं पर भी मैं एक पॉइंट मान लेता हूं। ये एक पॉइंट में मान रहा हूं। इस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाओं का कुछ बल होगा। इस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाओं का कुछ ना कुछ बल जरूर लगेगा। भाई यहां से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं ना कि यहां पर कुछ ना कुछ बल जरूर है। होता है बल? होता है क्या बल? तो यहां पर इस एम बिंदु पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एम बिंदु पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मानता हूं समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रही होगी, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। ये मैग्नेट है, ये मैं इसे डिब्बे पर रख रहा हूं और यहां पर मैं देखता हूं कि ये जो मेरा ये वाला एरिया है, साइलेंट, ये वाला जो मेरा एरिया है, इस एरिया के अंदर ये पूरा जो है एक मैग्नेट का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा एक मैग्नेट का क्षेत्र है। समझ रहे हो? एक कॉपी दे दीजिए आप, ठीक है? ये मेरे पास ये एक मैग्नेट का ये पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है? मैं आंखें बंद करता हूं मेरी और कहीं पर भी एक बिंदु मान लेता हूं, यहां 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 यहां, जहां आपको मानना है वहां मानिए, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां मैग्नेट का क्षेत्र होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। मैं यहां पर मान लेता हूं। अभी सिर्फ कल्पना हमने की, ठीक है? कल्पना का मतलब सिर्फ हमने सोचा है, सिर्फ हमने सोचा है कि यहां पर कुछ ना कुछ बल जरूर लगेगा, क्योंकि यहां से बल रेखाएं जा रही है, यहां से कुछ ना कुछ बल जरूर लगेगा। अब सवाल यह है कि सर किस पे लगेगा? सर बल तो आपने लगा दिया, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा बल तो यहां पर लगाया जा रहा है, लेकिन लग किस पर रहा है? इस बिंदु पर लग रहा है। मानते हैं यहां कुछ भी नहीं है, निर्वात है, बिल्कुल खाली है, लेकिन इस जगह पर चुंबकीय बल रेखाओं का बल जरूर है, क्योंकि जब गलती से मान लीजिए कि मेरी कोई लोह चुंबकीय पदार्थ इस पॉइंट पर पड़ता है तो उस पर कोई ना कोई बल जरूर लगेगा। ये हमने ये पॉइंट मान रखा है ना, तो यहां पर बल है, ये हमें पता लग गया, ये हमारा बल है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एम। तो एम बिंदु पर लगने वाला बल आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्र और मात्र एक बल है जो कि कल्पना किए जाने वाले एम बिंदु पर लगता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर लगता है, ठीक है? उत्तरी ध्रुव पर, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। मैंने इसको एकांक उत्तरी ध्रुव का नाम दिया और इस पर यह बल लगता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। एक छोटी सी चीज और पूछता हूं मैं आपसे। ये मेरे पास मैग्नेट अभी इतनी है, फिलहाल अभी इतनी है, ये मैग्नेट में बढ़ा देता हूं, इतनी कर देता हूं, फिर भी ये बल क्या यहां पर इतना ही रहेगा? फिर भी ये बल इतना ही रहेगा, क्योंकि आपने शायद ये बात सुनी होगी कि पोलो के आसपास बल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। सुनिए, तो यहां पर तो बल कम होगा ना, बीच में तो बल कम हो जाएगा, पोलो के आसपास बल ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसके बारे में एक लाइन अपने दिमाग में हमेशा फिट कर लेना कि ये कूलाम के नियम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके नियम के? कूलाम के नियम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहती है, यदि आप दो पोलों के बीच में दूरी बढ़ाओगे तो एम बिंदु पर लगने वाला बल कम होगा। मतलब दूरी बढ़ाओ बल कम, दूरी बढ़ाओ बल कम, दूरी कम बल बढ़ेगा। हो गया व्युत्क्रमानुपाती। आपने क्या की? दूरी बढ़ाई, बल कितना हुआ? कम हो गया। आपने क्या की? दूरी कम की, बल कितना हो गया? ज्यादा हो गया। हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो ये किसके नियम के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई? कूलाम के नियम के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गई? इसका मात्रक जो होगा टेस्ला होगा। इसका मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा भाई? टेस्ला हो जाएगा, ठीक है? मात्रक क्या हो जाएगा?
टेस्ला। और ये कौन सा मात्रक है टेस्ला? ये जो आपका मात्रक होगा टेस्ला, ये एसआई मात्रक होगा। कौन सा? एसआई मात्रक। सीजीएस मात्रक कौन सा होगा इसका? सीजीएस मात्रक इसका गोस हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक अन्य मात्रक और होता है, इसका एक अन्य मात्रक और होता है। इसका जो अन्य मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसके 3 मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और यहां पर ये हमारे पास अन्य मात्रक। 3 मात्रक होते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है कि एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गोस होता है। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गोस होता है। बात समझ में आ गई भाई? एक टेस्ला बराबर कितना गोस होता है? 10 की घात 4 गोस होता है। इसके बाद में इसका फॉर्मूला, हम इसको जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो डिनोट करेंगे H से करेंगे। किससे? H से करेंगे। तो यहां पर H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर यहां पर हो जाएगा हमारे पास F बटा M। यहां पर F क्या है? F क्या है? बल। F क्या है? बल। और ये बल किस पे लग रहा है? ये बल किस पे लग रहा है? एकांक उत्तरी ध्रुव पर, जो कि क्या है भाई? M हमारे पास ये रहा। M क्या है यहां पर? वह बिंदु, ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव आप इसे मान सकते हैं। एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। ये इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सुनिए भाई, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा यहां से H बराबर म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 बटा यहां पर इसके नीचे जो आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। ये चीज क्या है? ये जो मैंने लिखी है क्या है? ये बोल रहा है कि यदि आप, हमारे पास यहां पर M1 और M2 है, ठीक है, M1 और M2 है, 2 द्रव्यमान है। यदि आप इनकी दूरी को बढ़ाओगे तो यहां पर जो इसके ऊपर जो बल होगा, ठीक है, ये जो R है ये दोनों के बीच की दूरी है। R दोनों के बीच की दूरी है, मतलब दोनों के बीच की दूरी है। ये R जो है दोनों के बीच में दूरी है। और M1 M2 ये 2 द्रव्यमान है अपने पास। यदि आप इनकी दूरी को बढ़ाओगे तो बल क्या होगा भाई? कम होगा। ये बोलता है आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये बोलता है आपका ये वाला फॉर्मूला। यहां पर मैं M1 का मान 1 मानता हूं, ठीक है भाई, ये मेरे पास एकांक उत्तरी ध्रुव है, मैं इसका मान 1 मान लेता हूं। और M2 का मान M मान लेता हूं, ठीक है, M2 का मान M मान लेता हूं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, मैं जब इसकी जगह इसकी वैल्यू रखूंगा, H बराबर मैं रखता हूं म्यू नोट बटा 4 पाई, ठीक है। इसके बाद में यहां पर मेरे पास था M1 की वैल्यू कितनी थी? 1। M2 की वैल्यू M2 की वैल्यू M थी ना। और यहां पर ये हो गया मेरे पास R स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया R स्क्वायर। तो यहां पर जब मैं इसको गुणा करूंगा इससे, तो मेरे पास सूत्र क्या निकल करके आएगा? वो आएगा H बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई M बटा R स्क्वायर। ये लास्ट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कहां गया वो? यही है क्या? ये रहा, ठीक है भाई। ये अपने पास ये 2 फॉर्मूले हैं। बाकी गणित याद हो चाहे ना हो भाई, ये कैसे आया, क्यों आया, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि ये मेरे पास ये पहला फॉर्मूला है, ये मेरे पास ये दूसरा फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। आपके पास ये जो म्यू0 और 4 पाई है ये नियतांक है। ये म्यू0 और जो 4 पाई है ये क्या है भाई? नियतांक। भाई कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर ये म्यू0 और 4 पाई क्या है। जैसे कि कई चीजों, एक R होता है, R ओम के नियम में R होता है, वो क्या है? नियतांक है। तो उसी तरह यहां पर ये भी क्या है? नियतांक होता है, ठीक है। बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई भाई? ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, रिवीज कर रहा हूं।
सुनिए दोबारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो कि मात्र और मात्र एक बल है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है इसका प्रतीक H, ठीक है, इसका प्रतीक होता है H। यहां पर जो इसका मात्रक हो जाता है, मात्रक इसके 3 है, एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक गोस, अन्य मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गोस होता है। इसका ये पहला फॉर्मूला है। इसमें F बराबर बल है, कितना बल लगाया जा रहा है, M का मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव है। इसके बाद में ये दूसरा फॉर्मूला है, इसके अंदर ये नियतांक है, M का मतलब ये बिंदु है, और यहां पर R² का मतलब वो दूरी जो मैं आपको बता रहा हूं, दूरी बढ़ने पर बल बटेगा या बल घटेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसके बाद में मेरे पास आता है दूसरी चीज, चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता है ये बिल्कुल इसके उल्टी होती, किसकी उल्टी, रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन भाई, कौन होती है व्युत्क्रमानुपाती? चुंबकीयशीलता, ठीक है। तो कोई भी चीज व्युत्क्रमानुपाती हो तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं भाई? कोई भी चीज एक व्युत्क्रमानुपाती है, मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, चुंबकीयशीलता रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका फॉर्मूला देखिए यहीं से बन जाएगा, ये रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 चुंबकीयशीलता। अब आप एक छोटी सी चीज बताइए, रिलेक्टेंस क्या कर रहा है यहाँ? रिलेक्टेंस का क्या काम है? फ्लक्स के मार्ग में बाधा डालना। और यहां पर चुंबकीयशीलता का क्या काम होगा भाई? उल्टी है, तो इसका क्या काम होगा फिर? सुगमता प्रदान करना। क्या काम होगा? सुगमता प्रदान करना। तो यहां पर चुंबकीयशीलता क्या करेगी? फ्लक्स के मार्ग में सुगमता प्रदान करेगी, मतलब फ्लक्स को बोलेगी मैं तेरे साथ, तो भाई आगे चल। इतना सा काम है किसका? चुंबकीयशीलता का, ठीक है। और इसके बारे में जो चुंबकीयशीलता का जो प्रतीक होता है, क्या होता है? चुंबकीयशीलता को हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे? म्यू से डिनोट करते हैं। और यहां पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर यहां हो जाएगा साथियों B/H। यहां पर B क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। B क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। जब हमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा तो मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बताया था। तो यहां पर B क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और यहां पर H क्या है? H अभी अभी हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये आपके पास चुंबकीयशीलता का फॉर्मूला हो गया, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और यहां पर B/H इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? क्या होता है कि मेरे को पता है थोड़ी सी पीड़ा हो ही रही है, हाँ हो ही रही है, मैं समझता हूँ। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक टॉपिक को उठाओ, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे चलो। यहाँ पर सबसे पहले उठा लो रिलेक्टेंस, MMF उठा लो। MMF के बारे में जितनी चीज़ें आपको याद करनी है सारी याद कर लो, जितनी चीज़ें समझनी है तब तक इनके ऊपर ध्यान ही मत दो ये क्या है, ठीक है। MMF को क्लियर करो पूरी तरह। MMF क्लियर हो जाए, रिलेक्टेंस पे आ जाओ। रिलेक्टेंस को प्रतिरोध की तरह समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। प्रतिरोध के बिल्कुल समान होता है। इसका सूत्र हमें कैसे बनाना है भाई? फ्लक्स की करंट की जगह फ्लक्स का मान रखना है, और EMF की जगह MMF का मान रखना है। तो इस तरह से इसको क्लियर करो। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसको मैं फिर से एक बार बता दूं। इसके बारे में इतना याद रखना है, यह मात्र और मात्र एक बल है जो कि इस M बिंदु पर लगता है। और फिर उसके बाद में जो सूत्र उत्तर जो भी मैंने आपको बताया वो याद कर लो बस, ठीक है। इसके बाद में मेरे आपको बताई चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता जो है हमारे पास रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिलेक्टेंस का क्या काम है? रिलेक्टेंस का क्या काम है भाई? चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा डालना। तो यहाँ पर चुंबकीयशीलता का क्या काम होगा फिर भाई? सुगमता प्रदान करना। भाई एक चीज बाधा डाल रही है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती तो वही होगा भाई, सुगमता प्रदान करे। तो ये सुगमता प्रदान करना। धारणा शक्ति क्या है? धारणा शक्ति मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाँ भाई, यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये जो आप इसके अंदर जब सप्लाई दोगे तो इसके अंदर जो लोहे की छड़ है ये मैग्नेट के भांति व्यवहार करने लगेगी। बताई थी मैंने, बताई थी भाई, ये आपके पास मैग्नेट के भांति व्यवहार करने लगेगी भाई, चुंबकीय बन जाएगी। कुल मिला के बात ये है। तो क्या होता है कि जब मैं इसके यहाँ से सप्लाई हटा लूंगा, अभी तो सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सप्लाई हटाने के बाद भी इस लोहे के टुकड़े के अंदर कितना चुंबकत्व रह जाता है उसे मैं क्या कहता हूँ? धारणा शक्ति कहता हूँ, जिसे हम अवशिष्ट चुंबकत्व के नाम से जानते हैं।
क्या नाम से जानते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डीसी जनरेटर मोटर्स के पोल होते हैं ना, उन पर इसी तरह से वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, सप्लाई दी जाती है, जनरेटर मोटर काम करता है, ठीक है। लेकिन काम करने के बाद तो हम सप्लाई बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो पोल होते हैं ना, वहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र रह ही जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। तो कोई भी लोहे का टुकड़ा या कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ अपने अंदर कितना मैग्नेटिज्म धारण कर सकता है, कितना चुंबकत्व धारण कर सकता है, हम उसे क्या बोलते हैं भाई? धारणा शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारणा शक्ति बोलते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट चीज है वो है चुंबकीय संतृप्त अवस्था, ठीक है। चुंबकीय संतृप्त अवस्था, इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं। ये मेरे पास यहां पर है फ्लक्स और ये यहां पर है मेरे पास करंट। कोई भी क्वाइल है, ये मान लो एक क्वाइल है, इस क्वाइल के अंदर मैं यहां से करंट देना आरंभ करता हूं, ठीक है। करंट में बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मेरा फ्लक्स भी बढ़ रहा है, भाई दोनों चीज बढ़ रही है, ठीक है। एक पॉइंट इसका ऐसा आएगा कि अब फ्लक्स बंद होना बंद हो जाएगा, भाई फ्लक्स को जितना बढ़ना था बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ना यहां से बंद हो जाएगा। इसके बाद आप धारा का मान बढ़ाओगे ना, तो सिर्फ धारा का मान ही बढ़ेगा, सिर्फ धारा का मान ही बढ़ेगा, फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और ये जो सैचुरेशन पॉइंट होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं भाई? संतृप्त अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? संतृप्त अवस्था। मतलब किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ का वह अंतिम बिंदु जिसके बाद उस पदार्थ को चुंबकित ना किया जा सके, वह क्या होता है? चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहलाती है। समझ में आया चुंबकीय संतृप्त अवस्था क्या है? अब एक चीज बताइए कि इन टॉपिकों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी? एक बार थोड़ी सी मैं मानता हूँ, ठीक है, तो एक बार आप इसको बैठ के पढ़ो, फिर कोई प्रॉब्लम होती है फिर मेरे पास आओ। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट बाद में करना, पहले आप पढ़ो दोबारा, है ना। अगर फिर समझ में नहीं आता फिर, क्योंकि मेरे को पता है यदि आप इस क्लास को दोबारा ले लोगे ना भैया, वापस जो आपका बिंदु रेड रेड बिंदु आपको जो दिखाई दे रहा है उसको वापस वीडियो के शुरुआत में लेके जाइए, वीडियो को वापस देखिए, देखिए किस तरह से समझ में आता है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। उम्मीद है आज की क्लास तो आपको अच्छी लगी हुई, अच्छी लगी, ठीक है, धन्यवाद साथियों।